नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। एम्बुलेंस का दरवाजा खोलने पर कहां पर निकली मछलियां, कहां पर च्यवनप्राश को लेकर आधी रात में हंगामा हुआ, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र के बांटने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के प्रमुख मठों को बकायदा आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है और आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है, जिसमें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। छः 6,000 लोगों को निमंत्रण पत्र पूरे देश में जाएगा, तो अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा काम है। निमंत्रण देना भी आज के समय बहुत बड़ा है, तो इसलिए सबको शुरुआत कर दी। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब आमंत्रण पत्र बांटने का सिलसिला राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शुरू हो चुका है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश और दुनिया के 4,000 संतों को आमंत्रित किया गया है। भगवान राम की नगरी के भी वरिष्ठ संतों को इसके लिए आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आज उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ और संतों में इसको लेकर उत्साह है। भगवान रामलला 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिस मौके पर देश के प्रधानमंत्री साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर संतों को किन किन चीज़ों को लेकर राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसका भी पत्र में उल्लेख किया गया है। वरिष्ठ संतों से निवेदन किया गया है कि छत्र, चंवर और निजी ठाकुर जी को लेकर वे प्रवेश न करें। इसके साथ ही संतों के अंग रक्षक के भी प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। साथ ही मोबाइल फोन पूर्ण रूप से रामलला के परिसर में वर्जित रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से आमंत्रण पत्र भेजा गया है और 22 जनवरी की तैयारी को लेकर अब संतों में भी उत्साह दिख रहा है। भगवान भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आमंत्रित सदस्यों में अभी से ही इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रनवे का काम करीब 100% हो चुका है, तो टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी करीब 95% हो चुका है। सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी। इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है और जल्दी ही दोनों कंपनियों को रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। फिनिशिंग स्टेज पे है और इसी के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर इनका यहाँ भ्रमण प्रस्तावित है। तो उसी के दृष्टिगत आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसकी बैठक की तैयारी और उनका जो यहाँ भ्रमण होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं, इंडिगो ने हमारे यहाँ से, इंडिगो एयरलाइंस ने हमारे यहाँ से उड़ान भरने के लिए अपनी इच्छा जताई है और उनका शेड्यूल है कि पहले दिल्ली और अहमदाबाद से उन्होंने शेड्यूल दिया है। दिल्ली के लिए 7 दिन और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 3 दिन तक उड़ान का शेड्यूल। रनवे के अलावा जितनी भी हमारी फैसिलिटी होती है, नाइट लैंडिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, DVR है, GP है, ये सब एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि नाइट लैंडिंग में काम आती है, वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो जहाँ तक सवाल है रनवे और ऑपरेशनल एरिया का, वो 100% पूरा हो चुका है और उसका एक जो DGCA इंस्पेक्शन होता है लाइसेंस के लिए, वो भी सफलतापूर्वक हो चुका है। एक तरफ योगी सरकार बीमार लोगों को सहूलियत देने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं पर कुछ लोग लालच के चक्कर में सरकारी साधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जालौर में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस में मछली तस्करी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। एम्बुलेंस मरीजों की लाइफलाइन होती है ताकि मरीजों को समय रहते इलाज मिलने की सहूलियत हो, लेकिन जालौन में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को ड्राइवरों ने तस्करी का जरिया बना दिया। देखिए एम्बुलेंस के अंदर क्या ले जाया जा रहा है। जब पुलिस ने इस एम्बुलेंस के दरवाजे को खोला तो उसमें से बड़ी संख्या में मछलियां निकली। ये देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। सोशल मीडिया पर भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
माधोगढ़ क्षेत्र में एम्बुलेंस से मछलियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को मछलियों सहित जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। मछलियों को गुपचुप तरीके से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था। जैसे इसकी भनक सुबह के वक्त घूमने वाले लोगों को लगी, उन्होंने एम्बुलेंस को रोका और एम्बुलेंस के दरवाजे को खोलकर देखा, जहां मरीज के लेटने वाले स्ट्रेचर पर मछलियों से भरे 3 बोरे दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर च्यवनप्राश की डिलीवरी को लेकर 2 कारोबारी आमने सामने आ गए। आधी रात में काफी ज्यादा हो हंगामा हुआ है। देखिए। आजमगढ़ जिले के फुलवारिया बाजार का ये मामला है, जहां च्यवनप्राश को लेकर 2 कारोबारी एक दूसरे से उलझ गए। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। 2 कांस्टेबलों पर आरोप है कि उन्होंने 2 पेटी च्यवनप्राश की सरकारी गाड़ी में रखवा ली। इसके बाद शिकायतकर्ता कारोबारी ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर दिया। एसपी ने एसओ को निर्देश दिया तो वो भी भागकर मौके पर पहुंचे और फिर दोनों कारोबारियों और सामान को थाने लेकर गए। सिपाही ने गाड़ी में रखवाए गए च्यवनप्राश को लौटा दिया। इस दौरान एक सिपाही ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक फुलवारिया कस्बा में उत्तम मेडिकल हॉल के नाम से दवा की दुकान है। इस दुकान के लिए अंबेडकर नगर जिले के एक थोक दवा व्यापारी ने पिकअप से 200 पेटी च्यवनप्राश भेजा, लेकिन आरोप है कि च्यवनप्राश को दूसरा कारोबारी अपनी दुकान पर उतारने लगा। इसके बाद तो दोनों व्यापारी आमने सामने आ गए। रात के समय में दोनों की काफी बहस भी हुई। क्लिप छोटी सी, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी पब्लिक के कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, ये वायरल हुई है, जिसमें एक हाथ जोड़ने की मुद्रा एक क्षण के 1000वें भाग के लिए है। क्या मसला है ये हम पता कर लेंगे। अगर इसमें कोई ऐसी बात आती है जो आपत्तिजनक है तो उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं आला अधिकारी अब मामले की जांच की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है। 25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहाँ के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की
खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। 1 से 1.5 दर्जन गांव है। राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलाम नगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं, उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर का लड़का नौकरी के लिए यूरोप गया तो वहीं अपनी दुल्हनिया को ढूंढ लिया। नीदरलैंड से उसकी प्रेमिका भारत आई और बड़े धूमधाम के साथ दोनों ने शादी रचाई। कहते हैं प्यार जाति धर्म नहीं देखता, वो सरहद भी नहीं देखता। फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां 2 लोग 2 अलग अलग देशों से होते हुए भी एक हो गए। नीदरलैंड की गैब्रिला को उसका प्यार हिंदुस्तान खींच लाया। प्यार की इस कहानी में एक उत्तर प्रदेश का छोरा है तो उसकी दुल्हन नीदरलैंड की गोरी। देखिए, शादी का जश्न चल रहा है। दूल्हा दुल्हन के साथ उसके नाते रिश्तेदार भी खुशी से झूम रहे हैं। यहाँ 2 संस्कृतियों का मिलन दिख रहा है। दूल्हा हार्दिक और दुल्हन गैब्रिला के लिए भी ये यादगार पल बन गया जब दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और 7 फेरे लिए। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान हल्दी की रस्म हुई, महिलाओं ने गीत गाए। 29 नवंबर को दोनों एक दूजे के हो गए। रिश्तेदारों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर देर रात तक शादी की सारी रस्में चली। हार्दिक फतेहपुर के ललौनी थाना क्षेत्र के दतौली गांव के रहने वाले हैं। हार्दिक 7 साल पहले नौकरी के सिलसिले में नीदरलैंड गए थे। वहां उसकी एक दवा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर नौकरी लग गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात उसी कंपनी में काम करने वाली गैब्रिला डूडा से हो गई। बाद में दोस्ती हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। दोनों को प्यार हो गया। दोनों 2.5 साल से नीदरलैंड में लिव इन में रह रहे थे। इसी बीच शादी का फैसला भी कर लिया, जिसके बाद हार्दिक ने फोन पर अपने घर फतेहपुर में पूरी बात बताई। पहले तो घर वालों को अटपटा लगा कि विदेशी बहू भारतीय परिवेश में कैसे ढलेगी, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद घर वाले भी मान ही गए। पिछले हफ्ते हार्दिक अपनी प्रेमिका गैब्रिला को लेकर फतेहपुर अपने गांव दतौली पहुंचा। दतौली गांव पहुंचने पर घर वालों ने गर्मजोशी से अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू का स्वागत किया। इसके बाद शादी की सारी रस्में शुरू हुई। हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी कराई गई। धीरे धीरे शादी की बात पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद तो हार्दिक के घर पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। हार्दिक ने बताया कि फतेहपुर उनका पुश्तैनी घर है। वैसे उनका पूरा परिवार गुजरात में रहता है। कुछ दिनों बाद उनका परिवार गुजरात चला जाएगा, वहीं दोनों का रिसेप्शन भी होगा। इसके बाद महीने के आखिर में हार्दिक और गैब्रिला दोनों नीदरलैंड वापस लौट जाएंगे। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कौशाम्बी के ग्रामीण इलाके से आने वाली एक महिला आज YouTube पर स्टार है। वो अपने वीडियो के जरिए लोगों को अंग्रेजी सिखाती है। उनका ये अंदाज उनको अलग दिखाता है। I just want you not to be confused about this thing that grammar पे पहले फोकस करूँ कि पहले स्पीकिंग पे। If you want to speak, then only speaking is going to help you. Okay? ग्रामर का पार्ट आप पूरी जिंदगी सीख सकते हो। ग्रामर सीखने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी है। Yeah, if you have any kind of different thing, means you want to qualify, you are preparing for any kind of competitive exam, then you need to be perfect in grammar. कैमरे पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही ये महिला सोशल मीडिया पर देहाती मैडम के नाम से जानी जाती है। इनका नाम है यशोदा लोधी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनका जलवा है। यूट्यूब पर यशोदा के 2.9 लाख सब्सक्राइबर हैं।
और इनके बनाए गए वीडियो को तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। जिस तरह का इनका अंग्रेजी बोलने का अंदाज है वो लोगों को बेहद भाता है। इस वीडियो में भी यशोदा अंग्रेजी सीखने का गुरु मंत्र दे रही हैं। Don't be sad if you are not good at all right now. Slowly and gradually you will improve, because nothing happens in one day only. And if you also think about that, if I am not improving, if I am not getting anything by practicing or by anything, so then I give up. No, only giving up, it's not the right option. It's not the last option for you. There is one line I want to add here. I want to add on here. Later is better than never. यशोदा लोधी की खासियत ये है कि वो ठेठ गांव के माहौल से आती हैं। घर के सारे काम करती हैं, इतना ही नहीं खेती भी करती हैं। सिराथू की रहने वाली यशोदा लोधी यूट्यूब पर अंग्रेजी बोलना सिखाती हैं। उन्हें अंग्रेजी बोलने के अपने देहाती अंदाज पर गर्व है, क्योंकि आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान इसी अंदाज से बनी है। लेकिन इसके लिए भी यशोदा ने काफी संघर्ष किया, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार ने उनकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और उनकी शादी भी कम उम्र में मजदूरी करने वाले युवक के साथ कर दी। लेकिन भाग्य उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा था। यशोदा के पति एक हादसे का शिकार हो गए। इससे उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ा और घर में कमाई का संकट गहरा गया। पति के इलाज के दौरान परिवार पर बैंक के कर्ज का भी बोझ आ गया। इन विपरीत हालातों में भी यशोदा ने हार नहीं मानी और उनके अंदर अंग्रेजी सीखने और सिखाने का जुनून था, जो शादी के बाद के कठिन हालातों में भी जारी रहा। अपने जुनून की बदौलत उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो उनकी साधारण सी कहानी को असाधारण बना देता है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम यशोदा है और अगर मैं बात करूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की तो मैं 12वीं पास हूँ और 1 साल हो गया। 1 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और यहाँ पे काम करते हुए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और सीखने के बाद जो भी मुझे आता था वो सब मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना शुरू किया। तो ऐसे ही मेरी सिंपल सी यूट्यूब जर्नी है। घूंघट पे अंग्रेजी सिखाने वाली देहाती मैडम यशोदा के जज्बे को उनके फॉलोवर भी सराहते हैं। पिछले साल मई में उन्होंने अपने चैनल की शुरुआत की थी और फिलहाल वे इसके जरिए अपने परिवार के लिए हर महीने लगभग 25,000 रुपए कमा लेती हैं। यूट्यूब से मिलने वाली आय से बैंक का कर्ज चुकाती हैं और उनके ग्रामीण इलाकों से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यशोदा ने अपने यूट्यूब चैनल को इंग्लिश विद देहाती मैडम का नाम दिया है। फिलहाल यशोदा के हुनर का गांव देहात के लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।